करने में सहयोग दे रही है। चलिए, हमेशा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जरूर रखिए। कहते हैं ना, हमें थैंकफुल जरूर होना चाहिए। जिस भी तरह का मार्गदर्शन शिक्षा आपको मिल रही है हमसे, आपको उसके लिए थैंकफुल होना जरूर चाहिए। चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। पढ़ते हैं जी आगे। एक बार एक रिकॉल कर लेते हैं या रिकैप ले लेते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। हमने अपने पिछले सेशन में शुरू करा है जी चैप्टर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने नाम दिया था उसे। रेस्पिरेशन का हमने अर्थ समझा था कि भाई एक सेल के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिलीज ऑफ एनर्जी होता है उसमें। वही प्रक्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। यदि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है उसमें तो वो एरोबिक कहलाती है, और यदि ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो एनएरोबिक कहलाती है। तो रेस्पिरेशन को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा था, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट विच इज बीइंग यूज्ड, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर प्रोटीन्स हैं तो वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं तो वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। हमने कहानी शुरू करी थी ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइको रेफर्स टू ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज कैसे टूटता है, ये रिएक्शंस कहां पे होते हैं बताइए। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है इस समय, जिसमें मैंने प्रेपरेटरी स्टेज, पे ऑफ स्टेज बताई थी, ये रिएक्शंस कहां पे हो रहे हैं? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं? क्या ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं? कहां हो रहे हैं? या ये साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं? सिक्स्थ कार्बन पे फॉस्फेट को जोड़ना है। कहां से आएगा फॉस्फेट? एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद है ना, एनर्जी करेंसी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने बताया था एटीपी का फॉस्फेट टूट के ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहली रिएक्शन हुई, हेक्सोकाइनेज एंजाइम बताया था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमर्स का जिक्र किया था, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, राइट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट जुड़ा, कौन देगा एक और फॉस्फेट? एटीपी। तो गौर कीजिए, एक और एटीपी इस्तेमाल हुआ यहां पे। ये प्रेपरेटरी स्टेज है, इन्वेस्टमेंट स्टेज है, एटीपी इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे जाकर के एटीपी का निर्माण होगा, वो भी हम देखेंगे। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डीएचएपी, एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों आपस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने आगे की कहानी शुरू करी थी इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद है आपको क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये बात समझाई थी मैंने आपको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए? क्या वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? और जब एक चीज ऑक्सीडाइज होती है तो दूसरी चीज रिड्यूस होती है। ठीक है जी। नाउ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां पे हमने देखा एडीपी टू एटीपी, राइट। एडीपी टू एटीपी, अब दो लेकर के चल रहे हैं हम यहां पे, ध्यान दीजिएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, एंड फाइनली पाइरुविक एसिड। ये वाली इस तरफ दिख रहे हैं आपको पे ऑफ स्टेज, और इधर दिख रहे हैं जी प्रेपरेटरी स्टेज। रिएक्शंस याद कर लीजिएगा, काफी हद तक याद हो गई होंगी। लिख लिख के याद कीजिए, बिल्कुल दिमाग के कपाट खोलेंगे, चीजें याद रहेंगी। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, एंड फाइनली पाइरुविक एसिड।
आज जो हम पढ़ेंगे कि भाई ये पायरुविक एसिड जो बन जाता है, अब इसका फेट आगे क्या है। क्या पायरुविक एसिड आगे जाके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, क्या ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, या ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल बनेगा। तो आज ये सारी चीज हमने समझनी है। ग्लाइकोलिसिस का एक रिकॉल, एक रिकैप हमने देखा। चलिए जी, एक बात और दोबारा दोहरा लेते हैं। हमने ये भी जाना था कितने एटीपी इस्तेमाल हुए और कितने एटीपी बने। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा था ना हमने पिछले सेशन में। नेट प्रॉफिट निकला था 2 एटीपीज का। कैसे निकला था वो भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां कहां हुआ था एटीपी का। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, अभी भी जाना हमने कि 1 एटीपी इस्तेमाल हुआ, तो हमने -1 दिखा दिया। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, तब भी 1 एटीपी इस्तेमाल हुआ, हमने -1 दिखा दिया। रिटर्न स्टेज में या पे ऑफ स्टेज में क्या हुआ, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, तो हमने दिखाया कि भाई एटीपी का निर्माण हुआ है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट बना, तो एक एटीपी निर्माण हुआ एक और एटीपी का। तो जब हम एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो हमने जाना था कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद है हमने फिर वो ट्रायोस शुगर को डबल कर दिया था, 2 लेकर के चले थे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 एटीपी टोटल 4, और 2 जो है वो इस्तेमाल हो गए। सो 4 - 2 दैट इज 2, राइट। ये चीज मैंने पिछले सेशन में भी समझाई थी कि 4 एटीपी बने और 2 इस्तेमाल हो गए, तो नेट रिजल्ट आ गया 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के कारण। अब याद करो, NAD+ यूज हो रहा था, याद है आपको। हमने बताया था 2 NAD+ कन्वर्ट हो जाते हैं जी 2 NADH एंड H+, राइट जी। जब आप ट्रायोस फॉस्फेट जो है हमारी, वो 3 कार्बन वाले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना ही आपको। इससे हमारे पास 2 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने, ठीक है जी। दोनों तरफ 2 लिया है हमने। अब आप देखना, NAD मैंने बताया था ना आपको कि NAD जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयंस भी ले लेता है। अब होता क्या है जी, अगर बार बार ये चीज होती रहेगी, तो देखो NAD खत्म होता जाएगा, दिख रहा है आपको। NAD का यूजेज अगर ग्लाइकोलिसिस बार बार होता जा रहा है, NAD कन्वर्ट हुआ NADH में, फिर और NAD+ इस्तेमाल हुआ। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर्स, ये ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि नीचे नीचे जाता जा रहा है। तो ये बस एक तरीका है दिखाने का कि बार बार ग्लाइकोलिसिस जब हो रहा है, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज टूटता जा रहा है, NAD+ इस्तेमाल होता जा रहा है। तो ऐसा अगर होता जाएगा तो फिर तो NAD खत्म हो गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं होता, यानी कोई प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि देयर इज रीजेनरेशन ऑफ NAD+, और NAD+ आते रहें और NAD+ NADH में बदलते रहें। तो हम समझने जा रहे हैं कि कैसे होगा ये रीजेनरेशन, ठीक है जी। सो रीजेनरेशन हम कैसे करवाएंगे कि जो NADH है, अब NAD+ फिर से बन जाए, ताकि वो NAD+ फिर से अवेलेबल हो जाए। सो समझिएगा इस चीज को गौर से। कहानी शुरू करता हूं मैं पाइरुवेट से, या पाइरुविक एसिड कह लीजिए। ग्लाइकोलिसिस जब खत्म हुआ, ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शंस जब हमने देखी, एंड में हमने पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड समझा था, है ना। अब यह पाइरुविक एसिड आगे क्या बनाएगा, यह निर्भर करेगा कि आगे की रिएक्शंस को एरोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ जाना है या एनएरोबिक, ठीक है जी। आगे का पाथवे एनएरोबिक होगा या एरोबिक होगा। समझ लेते हैं ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये पाइरुविक एसिड क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन बैकबोन, गौर कीजिए, 1 2 3, हमने कहा 3 कार्बन बैकबोन, एंड इट हैज कार्बोक्सिल ग्रुप आल्सो, राइट। स्ट्रक्चर आप ना भी याद रखें चलेगा, बेसिक सी बात इतनी याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। रेस्पिरेशन रिकॉल कर लीजिए, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स। मैंने बताया था जी, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एरोबिक। ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही, इस आधार पे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने जाना था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन,
याद है? मसल्स में भी बताया था लैक्टिक एसिड बन जाता है, एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बताया था आपको मैंने। पायरुविक एसिड का भविष्य आगे क्या होगा, फेट क्या होगा, अब वही देखने जा रहे हैं। अगर तो आप चाह रहे हैं कि पायरुविक एसिड आगे की तरफ ये एनारोबिक वाला मोड अपनाए, तो देखते हैं क्या होगा। देखिए जी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको बताने जा रहा हूं। लैक्टिक एसिड मसल्स में भी बनता है। देखो मेरे राजा बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रक्रिया कह देते हैं इसे। फर्मेंटेशन पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड जो है लैक्टेट में परिवर्तित हुआ। पायरुविक एसिड इज चेंजिंग इनटू लैक्टिक एसिड, ऐसे भी कह सकते हैं आप। एंजाइम का नाम गौर कीजिएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम इज LDH कह देते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। यहां पे देखिए NADH NNAD प्लस, ध्यान रखने वाली बात है ये, राइट जी। सो पायरुविक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, एंजाइम इज लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। आप जानते हैं हमारे मसल्स में रिजर्व फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन। मेटाबॉलिज्म जब होता है, जब मसल्स को एनर्जी चाहिए, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मसल्स में ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हुआ, राइट, एंड प्रोडक्ट बन जाता है जी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट जब होगा मसल्स में तो फैटीग हो जाती है, थकावट हो जाती है। यही लैक्टिक एसिड फिर ब्लड में रिलीज होकर ब्लड लैक्टेट बनता है, लिवर को पहुंचाया जाता है और वहां पे फर्दर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही दूसरी बात हमने पढ़ी थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने जाना था कि जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है वो इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, इथेनॉल में। अच्छा, आपको इथेनॉल मीथेनॉल पता है ना, जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। सो पायरुविक एसिड से इथेनॉल कैसे बना है, इस प्रक्रिया को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। एंजाइम पहला है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेशन हुआ मतलब कार्बन यहां से हटा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। पायरुवेट के पास हमने कहा भाई 3 कार्बन है C3, हमने डी कार्बोक्सिलेशन करा दिया, एक कार्बन हट गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। CO2 गैस जब उठती है जिसके कारण हम कहते हैं ना डोसा में भी फ्लफीनेस आ जाती है, वो फुलावट आ जाती है जो, सो यही होता है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है वहां पे। सो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटल्डिहाइड में जो कि C2 है, बिकॉज एक कार्बन निकल गया। एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है जी इथेनॉल में, एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस, ध्यान रखिएगा, फिर से बता देता हूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड का फेट क्या होता है, 2 बातें हम लेके चल रहे हैं। एक हमने पढ़ा कि अल्कोहल किस प्रकार से बन जाता है, दूसरा हमने पढ़ा कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड कैसे बन जाता है। सो पायरुवेट या पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, और एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करवा देता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। इज इट क्लियर, राइट जी। अब हमारा मेन मुद्दा यह जानना है कि पायरुविक एसिड जब एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड तक की जितनी भी रिएक्शंस हुई ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्म में है। अब पायरुविक एसिड को प्रवेश करना है जी माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स मेम्ब्रेन में भी हैं, राइट। वहां पे आगे की रिएक्शंस होंगी जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहेंगे, वो हम जानेंगे डिटेल में। अब एक बात समझो, ड्रॉबैक ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। जब ग्लूकोज एनएरोबिकली टूटता है तो उसके अंदर जो एनर्जी है, जितनी शक्ति है, वो पूरी तरह से नहीं निकल पाती, इसे ऐसे समझ लीजिए, राइट। हमने यहां पे ग्लूकोज आपको दिखाया है, आप देखिए बड़ा निराश लग रहा है ग्लूकोज, क्यों? वो इसलिए बिकॉज ग्लूकोज इज सेइंग दैट आई एम नॉट रीचिंग माई फुल पोटेंशियल। मेरे अंदर जितनी शक्ति समा रखी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाने पे वो पूरी की पूरी रिलीज नहीं हो पा रही। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जानी चाहिए कि जितनी शक्ति ग्लूकोज के अंदर है वो पूरी की पूरी सेल हासिल कर सके, राइट जी। सो एनारोबिक में जस्ट लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड।
तो दूसरा पाथवे क्या है जो बेहतर है, जिसमें कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था ना, हवा में जितनी ऑक्सीजन है 21% जो है वो काफी है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, हल्की सी भी हीट कहीं ज्यादा हुई, ऑक्सीजन ज्यादा होने से वो चीज आग पकड़ लेगी, तो ज्यादा ऑक्सीजन होना ज्यादा फायदेमंद वाली बात नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, एरोबिक रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या है, समझते हैं गौर से। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को हम कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये रिएक्शन जो आपको नजर आ रहा है ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज हुई, मिला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दें, सनलाइट दे दें और क्लोरोफिल दे दें तो वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में यही तो पढ़ा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिले, सनलाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ, वेवलेंथ याद है कौन कौन सी थी, पर्टिकुलर वेवलेंथ में क्लोरोफिल हो तो ग्लूकोज बन जाता है, और जब ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हम उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दोज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गिविंग यू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो, अब आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया विच आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, अपना डीएनए होता है इनके पास। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, ये चीज हमने जानी थी जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, सेल वाला चैप्टर, सेल बायोलॉजी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया था। पाइरुवेट का भविष्य क्या है आगे, पाइरुविक एसिड का क्या भविष्य है, देखिए। पाइरुविक एसिड इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस, एग्रीड। ये प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, गौर कीजिए, हमने दिखाया है ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, यानी ग्लूकोज टूटा पाइरुविक एसिड में और हमने पाइरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट करा दिया माइटोकॉन्ड्रिया में। स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, फ्रॉम साइटोप्लाज्म इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के क्या पाइरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा? नहीं, यहां पे एक स्टेप और होना जरूरी है, यानी पाइरुविक एसिड को पहले हमें किसी और चीज में परिवर्तित करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर पाता है। और वो किस में परिवर्तित होगा वो अभी हम जानते हैं। ये देखिए ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, यहां पे बड़ा सा सर्कल ब्लू कलर का, उसके अंदर एक चीज का नाम लिखा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया, इसे कन्वर्ट किया जाएगा, उस प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, CO2 निकल रही है, कार्बन लूज हो रहा है, वहां से नाम से अंदाजा लगना चाहिए। सो पाइरुविक एसिड एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नतीजा हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर आगे हमने दिखाया क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा। अभी हम जानेंगे कि भाई वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलता है और उसके बाद सिट्रिक एसिड बनता है, वो सब चीजें अभी समझनी है। उस पूरे साइकिल को ही क्रेब साइकिल कहते हैं, वैज्ञानिक के नाम से जिन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया, राइट, उनके नाम से ही क्रेब साइकिल नाम है। तो क्रेब साइकिल में चला गया जी ये, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है हमने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फेट्स ऐड हो रहे हैं, यानी किसी चीज का निर्माण हो रहा है, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। फिर से समझ लीजिए, पाइरुविक एसिड एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो हुआ है, ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शंस हुई हैं वहां पाइरुविक एसिड बना है। पाइरुविक एसिड आगे प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। अब यहां पे हमने तीन बातें जाननी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल एंड नंबर 3 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पाइरुविक एसिड को पहले बदला जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। वही रिएक्शन अब हम समझते हैं कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये परिवर्तित होगा, यानी
हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के अब मुख्य रूप से 3 स्टेप्स हो जाएंगे। नोट कर लीजिए ये बात, कॉपी पेन है ना आपके पास, नोट कीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 मेजर स्टेप्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है और इसकी रिएक्शंस हो रही हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखिए। दूसरा है क्रेब्स साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे। तो दूसरा स्टेप है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में होगा। ये साइट भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी चीज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, कौन सी रिएक्शंस, और कौन सी क्रिस्टे में हो रही है। ठीक है जी, तीनों नाम याद हो गए। टेक्निकल से नाम है, लिख लो बेशक। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नंबर 1, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे एटीपी का निर्माण होता है। सो नंबर 1 पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कहां पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। चलो एक चीज का रिकैप लेते हैं जरा हल्का सा, जो हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रक्रिया क्या है। देखिए जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन जो मैंने रिलीज करे वो मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने ले लिए, तो वो हुआ रिडक्शन। जब एक चीज से किसी चीज का रिमूवल हो रहा है तो कोई दूसरी चीज मौजूद होनी चाहिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है जी। सो जहां पे कहीं हाइड्रोजन आयंस का एडिशन हो रहा है वो हुआ रिडक्शन। सादी भाषा में समझते हैं, यहां पे हमने एक ग्रीन ब्लॉक दिखाया, एक ब्लू ब्लॉक दिखा दिया। ग्रीन वाला ब्लॉक कह रहा है मेरे पास हाइड्रोजन आयंस है, ब्लू वाला कह रहा है कि ठीक है तुम ये हाइड्रोजन मुझे दे दो। तो जिसने हाइड्रोजन ले लिया वो हो गया रिड्यूस, ब्लू गेट्स रिड्यूस्ड। और जिसने हाइड्रोजन को रिलीज किया था यानी ग्रीन ने, सो द ग्रीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। एंजाइम हमने लिया है डीहाइड्रोजिनेज, जिसने हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया, डीहाइड्रोजिनेशन हुआ ना। सो समझे आप बात, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। ये बात बार बार यूज होगी, यहां पे ध्यान रखिएगा। नाउ हम जिक्र करने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी कहीं ना कहीं। डीकार्बोक्सिलेशन टर्म ध्यान रखिएगा। अब क्या होना है यहां पे, ये रहा जी हमारा पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, इसे कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो पहले तो कोएंजाइम ए चाहिए होगा यहां पे। आपको याद है ये कोएंजाइम्स हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे। हमने जाना था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, राइट, जहां पे विटामिन का याद कीजिए आप, सर्टेन विटामिन दे फंक्शन एज कोएंजाइम्स आल्सो, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन का हमने बात की थी, है ना, जहां पे मैंने आपको कोएंजाइम ए भी बताया था। सो ये वही कोएंजाइम है, ध्यान दीजिएगा। पाइरुवेट और कोएंजाइम ए मिलकर के क्या बन गया है जी हमारे पास यहां पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये स्ट्रक्चर्स अगर आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइट ध्यान रखिए कि साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट जो है वो प्रवेश करा है जी माइटोकॉन्ड्रियन में। माइटोकॉन्ड्रियन इसलिए लिख दिया, सिंगल है, प्लूरल होता तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखते। सो पाइरुवेट अंदर प्रवेश करा, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिलीज हुआ है। दूसरी चीज आप देखिए NAD+ NADH बना। पढ़ते हैं जी, अ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम पाइरुवेट इज रिमूव्ड टू फॉर्म CO2। देख लो जी, पाइरुवेट से CO2 रिलीज हुआ, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। सेकेंड, द टू कार्बन मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज हुए। NAD+ ने कहा कि ठीक है भाई मुझे दे दो वो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हो गया जी ऑक्सीडेशन। 2 carbon acetyl group formed reacts with coenzyme A to form acetyl coenzyme A। रिएक्शन को डिटेल में बताया गया कि स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या। पाइरुवेट से CO2 रिलीज हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम A बना है,
एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए कोएंजाइम ए चाहिए था। सो तीन बातें हमने यहां पे बता दी। नंबर 1 CO2 रिलीज हुआ, नंबर 2 NAD+ से NADH बना है, एंड नंबर 3 कोएंजाइम ए ऐड होने से नतीजा हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए। आप इतना डिटेल में अगर ना भी याद रख पाए कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। हमने पहली बात ध्यान रखनी है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रवेश करता है, वहां पे कोएंजाइम ए इसे कहता है ठीक है पायरुविक एसिड तुम आ गए, वेलकम। चलो हम आगे का रिएक्शन करते हैं, यानी पायरुविक एसिड एंड कोएंजाइम ए मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। ऑक्सीडेटिव वाला वर्ड क्यों यूज हो गया? NAD+ टू NADH। याद हो गया सिंप्लीफाइड वे में? बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या याद रखना है? पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये एक लिंकिंग वाला स्टेप हो जाता है जो कि ग्लाइकोलिसिस को और आगे क्रेब्स साइकिल को जोड़ रहा है। डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, वो क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता। क्रेब्स साइकिल कहता है कि पहले तुम इससे ना एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के दो, तब आगे का साइकिल होगा। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है जी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ? पायरुविक एसिड का। डीकार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ऑक्सीडेटिव वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि NAD+ से NADH बना है, राइट? चलो जी आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच गए एसिटाइल कोएंजाइम ए तक। अब आप ये भी ध्यान रखना, एक ग्लूकोज और उसके बाद दो पायरुविक एसिड थे ना। जब हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराया था ग्लाइकोलिसिस में, एक स्टेप आ जाता था ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो इंटर कन्वर्टिबल है। तभी हमने कहा था कि इसको दो मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। सो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान रखिएगा, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल अभी हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज सर्विंग एज अ फ्यूल फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल। कौन कौन फ्यूल की तरह काम कर रहा है? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर से देख लीजिए, ये रहा पायरुवेट, राइट? NAD टू NADH, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कोएंजाइम ए की एंट्री हुई, और हमारे पास बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कौन है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल? एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए कहा गया है दैट इट्स अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल व्हिच इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड इट इज सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब यहां पे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा गया है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा गया है वो भी हम देखते हैं। एक सवाल हो जाए जी, जितना हमने पढ़ा है अभी तक, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? चलो क्वेश्चन पूछने से पहले सबको ऑल द बेस्ट कह देता हूं, मैं पॉजिटिव एनर्जी दे देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जवाब दें। मैं तो ये चाहूंगा कि भाई सभी लोग सही जवाब दें। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। Where does aerobic respiration occurs? Is it occurring in cytoplasm of the cell? Is it chloroplast? Is it mitochondria या peroxisomes? Very easy question. बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हैं। पायरुविक एसिड डायरेक्टली प्रवेश कर जाता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना जरूरी है। चलो जी, मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो हमने पढ़ लिया, जहां पे पायरुविक एसिड से क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स भी मैट्रिक्स में है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अब हम प्रवेश कर गए। समझते हैं जी ये क्रेब्स साइकिल क्या है। लिखा है acetyl coenzyme A enters the Krebs cycle. How it is entering? Now we'll be discussing the details. Krebs cycle को elucidate दिया, मतलब इसको स्पष्ट किया, इसका स्पष्टीकरण दिया था, वैज्ञानिक का नाम है जी हैंस क्रेब्स। अच्छा, आपको याद है ग्लाइकोलिसिस में कौन से वैज्ञानिक बताए थे? एम्बेडन मेयरहॉफ, याद है? ग्लाइकोलिसिस, सो EMP पाथवे भी कहते थे उसे, वो ध्यान रखना है वो चीज आपको। और यहां पे हम क्रेब्स साइकिल का जिक्र कर रहे हैं, जिससे
TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सो क्रेब्स साइकिल इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब हु फर्स्ट इल्यूसिडेटेड इट, मींस जिन्होंने स्पष्ट करा, ऐसे स्पष्टीकरण दिया इसका। एक बार मैं ओवरऑल साइकिल आपको दिखाता हूं। इतने बड़े बड़े नाम सुन के डरना नहीं है, सब आपको याद हो जाएंगे। फोकस्ड रहिए एकदम से, मेरी आवाज पे फोकस कीजिए और स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है उस पे फोकस कीजिए। ये सर्कुलर पाथवे जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर हमने कहा सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये इतने सारे एसिड वाले जो नाम हैं सब आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। याद रखने का एक ट्रिक भी बताएंगे एंड में। पहले अपने आप को फेमिलियर करवाइए इस टर्मिनोलॉजी से। बेस्ट तरीका, लिखते जाइएगा साथ साथ, नाम याद होते जाएंगे, ठीक है जी। ओवरऑल एक मैं आपको बताता हूं आइडिया इसका। हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए तक बात पढ़ ली ना, कैसे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला। अब हमने देखना है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल करके सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बना रहे हैं। सिट्रेट से नेक्स्ट आएगा आइसोसिट्रेट। यदि आप सिट्रिक एसिड कह रहे हैं तो इसको आइसोसिट्रिक एसिड कह देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कैसे बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। उसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए, जहां जहां ये NADH CO2 रिलीज हो रहे हैं ये भी साथ में ध्यान रखेंगे, हम इनकी डिटेल्स भी जानेंगे कि क्या हो रहा है, कहां से हाइड्रोजन निकला और वो हाइड्रोजन जाकर के कैसे जुड़ गया NADH के साथ, NAD के साथ और NADH बन गया, ये भी हम जानेंगे। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, ठीक है जी। यहां पे GTP दिखाया गया है, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे ATP होता है ऐसे GTP भी होता है, ध्यान रखना। सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड, यहां पे ये FADH2 भी बन गया, जिसको हमने कहा था एक चेक की तरह है। ATP तो डायरेक्टली यूजेबल एनर्जी है, फिर NADH और FADH भी तो बताया था ना, कैसे वो 3 ATP और 2 ATP दे सकते हैं, तो ये FADH का रोल भी यहां पे देखेंगे। फ्यूमेरिक एसिड के बाद मैलिक एसिड या मैलेट, मैलेट के बाद फिर से ऑक्सैलो एसिटेट एंड देन फिर से वही रिएक्शंस दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। मैं ये आपको ओवरऑल क्यों बता रहा हूं कि एक बार ये नाम पहले दिमाग में बिठाइए। हो सकता है बहुत से बच्चों ने बहुत सारे नाम इनमें से पहली बार सुने हो, टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होइए। बार बार जब हम नाम सुनते हैं वो दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर इनका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। जैसे मुझे सीक्वेंस याद है आपको भी याद हो जाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, या हम सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट भी कह सकते हैं। अगेन बैक टू ऑक्सैलो एसिटेट। तो यही सारी कहानी जो है ये हमने अभी स्टेप बाय स्टेप जाननी है। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस जर्नी क्रेब्स साइकिल की। चलो जी, वन बाय वन आगे पढ़ते हैं और देखते हैं पहला स्टेप क्या है क्रेब साइकिल का। So let's see the first step of Krebs cycle. It takes place in mitochondrial matrix. Important, ध्यान रखना है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बताया, अब क्रेब्स साइकिल बता रहा हूं, फिर आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बताऊंगा। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और हमें मिला सिट्रिक एसिड। आप यही रिएक्शन सिंप्लीफाइड वे में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गिव्स यू सिट्रिक एसिड। नीचे इसी रिएक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, समझते हैं। ये है जी ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां पे आपको C4 दिख रहे हैं, 4 कार्बन दिख रहे हैं। इधर दिखा जी आपको सिट्रिक एसिड या सिट्रेट C6, 6 कार्बन, राइट जी। एसिटाइल को एंजाइम ए के पास 2 कार्बन है C2, तो आप देखिए ये C4 एंड C2 आपको मिलके दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल गए। स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना आपको, बिल्कुल नहीं बनाना, समझिए बस रिएक्शन को। यहां पे आप देख रहे हैं जी एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेस, एंजाइम इज
सिट्रेट सिंथेस। क्या हुआ है? एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमें मिल गया सिट्रिक एसिड। सिंपल वे में इतनी रिएक्शन याद रख लीजिए जी। C4 प्लस C2 C6 कंपाउंड हमें मिल गया। नाउ सिट्रेट या सिट्रिक एसिड जो है, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड इन द साइकिल। यही कारण है कि हमने इसको क्या नाम दे दिया था? सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके पास 3 कार्बोक्साइल ग्रुप्स हैं। इसके पास 3 कार्बोक्साइल ग्रुप्स हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। Why Krebs cycle is called citric acid cycle? The reason is the first molecule which is formed in the cycle, जब एसिटाइल कोएंजाइम में एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बने तो जो पहला मॉलिक्यूल बना है दैट इज सिट्रिक एसिड और सिट्रेट, इसलिए हमने इसको सिट्रिक एसिड कहा और इसीलिए हमने इसको TCA भी कहा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 3 कार्बोक्साइल ग्रुप्स, दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। याद रहेगा? वेरी गुड। अब देख लीजिए अगला स्टेप क्या है। हमने ये वाला स्टेप तो देख लिया कि भाई ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहां पे पानी का इन्वॉल्वमेंट भी है और सिट्रिक एसिड बना। अब हम देखेंगे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट कैसे बना। अब आप आइसोमर्स याद कर लीजिए, पहले भी बताए थे। सिट्रेट इज आइसोमेराइज्ड टू आइसोसिट्रेट, that is step 2 of the reaction, overall pathway, isomerization. ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमर्स याद है आपको? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप, सब टर्मिनल जो था सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो, याद है ना ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला। ग्लाइकोलिसिस पढ़ते समय बताया था कि भाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना है। तो कुछ ऐसा सा ही यहां पे देखना है कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, राइट जी। Aconitase is the enzyme which is involved in this reaction. What are isomers? All my राजा बेटा नवानी बेटियां गौर कीजिए, isomers क्या होते हैं? Molecules with same chemical formula but different structural formula, उन्हें हम isomers कहते हैं। जैसा कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, केमिकल फॉर्मूला तो याद है हमें C6H12O6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर देखिए, सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है, यहां पे CHO नजर आ रहा है आपको, राइट। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, इट इज स्वीटेस्ट अमंग नेचुरली अकरिंग शुगर्स। याद रखिएगा, स्पर्म्स यूटिलाइज फ्रक्टोज शुगर फॉर देयर energy, for the metabolism sperms use fructose sugar. So human seminal fluid has large amount of fructose जो कि seminal vesicles बनाते हैं। ये बातें पढ़ेंगे हम आगे। आइसोमर्स का जिक्र हो रहा है जी, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर्स। तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट हमने बनाया, C6 यहां है, C6C यहां है, आइसोमेराइजेशन है ये रिएक्शन, राइट जी। सो हमने ये भी समझ लिया कि सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट कैसे बने। मैं साथ के साथ रिकैप देता जा रहा हूं। एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ा, मिला हमें सिट्रिक एसिड, जिसके कारण हमने साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा। सिट्रिक एसिड या सिट्रेट से आइसोसिट्रेट मिला। अब हमने देखना है ये आइसोसिट्रेट से नेक्स्ट स्टेप कैसे हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब यहां पे ध्यान दे लो, ये NADHNCO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो C6 से C5 बन रहा है, एक कार्बन निकल रहा है, तो कहां जा रहा है गौर करते हैं जी। आइसोसिट्रेट के पास 6 कार्बन, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पास 5 कार्बन, ठीक है जी। एंजाइम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजन के रिमूवल वाली बात आ गई ना। हाइड्रोजन भी काउंट करके देख लीजिए, यहां पे आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड कितने दिख रहे हैं आइसोसिट्रेट में, 2 3 4 5, आप काउंट कीजिए टोटल हाइड्रोजन आपको कितने नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन काउंट करके देखिए कितने हैं। आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, राइट जी। नाउ जब हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो हम कहते हैं रिडक्शन।
थोड़ी देर पहले भी समझाया, ये एक ग्रीन कलर का ब्लॉक है जिसके पास हाइड्रोजन है, वो इस ब्लू कलर के ब्लॉक को अपने हाइड्रोजन दे रहा है। तो ग्रीन कलर वाला जो है वो हुआ ऑक्सीडाइज, उसने हाइड्रोजन दे दिया। ब्लू वाले ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था तो वो रिड्यूस हो गया। तो एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। तो मैंने कहा जी आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। प्लीज काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कहां चले गए हाइड्रोजन? NAD+ ने कहा कि भाई मैं ले लूंगा हाइड्रोजन को, मैं रिड्यूस हो जाऊंगा, मैं NADH बना दूंगा। तो किस किस स्टेप पे हाइड्रोजन जो है निकल रहे हैं और NAD उन्हें ले रहा है और NADH बना रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है जी, यहां पे CO2 रिलीज हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गया, ये दिख रहा है आपको क्लियरली। एंजाइम था आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, C6 आइसोसिट्रेट जो है वो C5 अल्फा कीटोग्लूटरेट में परिवर्तित हुआ। एक एक रिएक्शन को डिटेल में समझा रहा हूं मैं साथ में, ठीक है जी। अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ तो और अच्छे से याद होंगे। स्ट्रक्चर्स बेशक नाम बनाइए, नाम जरूर लिखते जाइए। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, हाइड्रोजन निकला है, राइट, और C6 से C5 बना तो कार्बन भी निकली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, ठीक है जी। नाउ आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये हुआ ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन निकला है। वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज रिमूव्ड फ्रॉम आइसोसिट्रेट, तो यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है। C6 था, ये C5 हो गया, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। NAD+ is reduced to NADH, right? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप देखना है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट कैसे बदल रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। फिर से स्टेप रिपीट कर लें, कहां से शुरू करी थी कहानी? एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि पायरुविक एसिड से बना था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA के साथ जुड़ा और मिला हमें सिट्रिक एसिड, सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट से अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A। यहां पर भी देखो सेम चीज हो रही है जो इससे ऊपर दिख रही थी, NAD+ से NADH और कार्बन भी निकला कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो लगभग सेम चीजें ही यहां पे हो जाएंगी। देखिए जी, अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, यानी यहां पे कोएंजाइम A का एडिशन हुआ है। गौर से देखते हैं रिएक्शंस। अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन है, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकला होगा, ठीक है जी। एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, यहां भी डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, तो कोई तो हाइड्रोजन को पकड़ने वाला होगा। हाइड्रोजन को पकड़ने वाला है जी हमारा NAD+ और उसने बना दिया NADH। यही चीज तो हम जान रहे थे, यही पिछली रिएक्शन में हुआ था। देखते हैं जी, अल्फा कीटोग्लूटरेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन लिखा है हमने इसीलिए, ठीक है जी। 1 कार्बन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटरेट, और जब कार्बन निकला है तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। NAD+ इज रिड्यूस्ड टू NADH। सेम हो गई ना वही बातें जो इससे पीछे हुई थी अभी, राइट जी। पीछे की रिएक्शंस फिर से रिपीट कर दूं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सो जो यहां पे हो रहा है वही पिछले स्टेप पे भी हुआ था, तभी NAD into NADH एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, राइट जी। क्लियर है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमने फिर से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं राजा बेटा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप जो है यहां पे ये GTP दिख रहा है आपको, यानी GDP डाइफॉस्फेट जो है वो ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं फॉस्फेट का रोल आने वाला है। अब देखो जी, अब हम समझने जा रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जहां फॉस्फेट ऐड होता है तो उसे फॉस्फोरिलेशन कह देते हैं। Coenzyme A of the succinyl coenzyme A is replaced by a phosphate group। हमारे पास succinyl coenzyme A है, राइट जी। इसका जो coenzyme A है उसे रिप्लेस कर देगा फॉस्फेट। फिर फॉस्फेट जो है that is transferred to GDP to convert it into GTP।
ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो देख लीजिए जी, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बना है सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, और यहीं पे जीडीपी जीटीपी में बदला और वो जीटीपी ने एडीपी को एटीपी में बदल दिया। अल्टीमेटली हम एटीपी की फॉर्म में ही उसे लेकर के चलते हैं कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने अब परिवर्तित हो गया वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। क्या रिएक्शन है जी? ये हमारे पास रिएक्शन है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड में कैसे परिवर्तित हुआ है। क्लियर है जी? चलिए, इसके बाद है कि सक्सिनेट को बनाना है हमने फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरिक एसिड में। नेक्स्ट स्टेप, पूरे साइकिल के ये जितने भी नाम हैं दिमाग में बिठाते जाइए। दोबारा रिवाइज जब आप करेंगे अपनी लिखी हुई चीजें, स्टेप बाय स्टेप सब याद हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन से स्टेप पे NADH बन रहे हैं, कौन से स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है और साथ के साथ डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पे जीटीपी का निर्माण हुआ है, यहां पे FADH2 का निर्माण होगा जब हम सक्सिनेट से फ्यूमेरेट की तरफ बढ़ेंगे। सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू फ्यूमेरेट, यानी फ्यूमेरिक एसिड भी बोल सकते हैं आप इसे। ये भी C4 है, ये भी C4 है जी। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, अब डीहाइड्रोजिनेस आ गया तो जरा हाइड्रोजन काउंट करके आप देख लीजिए दोनों तरफ, सक्सिनेट में भी और फ्यूमेरेट में, कहां चले गए हाइड्रोजन। FAD ने कहा मैं पकड़ लूंगा हाइड्रोजन को, FADH2 बना दूंगा, और ये एक तरह से चेक की फॉर्म में है जो आगे जाके ATP बनाएंगे। ये बात पिछली क्लास में जानी थी। रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ATP विच इज द एनर्जी करेंसी। उसके अलावा NADH एंड FADH जो है ये भी तो एनर्जी की फॉर्म ही होते हैं। कैसे बना देते हैं ये ATPs वो हम आगे जानेंगे आने वाले सेशंस में। सो यहां पे आपने देखा कि FADH2 कैसे बना है, सक्सिनिक एसिड कैसे फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित हुआ है। तो हमने ये वाला स्टेप भी देख लिया जी, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। अब हमने देखना है कि फ्यूमेरेट से मैलेट कैसे बना है या मैलिक एसिड कैसे बना है। ठीक है जी, रेडी हैं? घबराहट तो नहीं हो रही इतनी सारी रिएक्शंस देख के? पहली बार है तो थोड़ा डर लग सकता है आपको। जिन्होंने पहले से थोड़ा सा पढ़ा था या पहले से कहते हैं ना हल्की सी रीडिंग लेकर के आए थे, उन्हें थोड़ा इजी लग रहा होगा। आप ये भी कर सकते हैं, जो भी सेशन आगे आप अटेंड करने वाले हैं, आप स्टडी मटेरियल से, रेफरेंस मटेरियल से पहले थोड़ा सा जरूर पढ़ लें। सो ना उतनी घबराहट नहीं होती जितनी पहली बार होती है, इतने बड़े बड़े नाम देख के और रिएक्शंस देख के। जस्ट डोंट वरी, जब मैंने भी पहली बार ये पढ़ा था मुझे भी डर लगा था तब, राइट? लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें जैसे गाइड करा तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जी, कोई डरने वाली बात नहीं है। फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड टू मैलेट, हाइड्रेशन यानी पानी का रोल आ गया जी कहीं ना कहीं, राइट? फ्यूमरेट इज C4 and malate is also C4. Enzyme is fumarase, right? So fumaric acid into malic acid. ये स्टेप भी क्लियर हुआ। अब आ गया मैलिक एसिड या मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट। कैसे बनता है जी? मैलेट इज कन्वर्टेड टू ऑक्सैलो एसिटेट। असेप्टर मॉलिक्यूल देखते हैं जी, असेप्टर मॉलिक्यूल कौन था? NADH यहां भी बना है, तो आपने ये देखा मैलेट, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा, ये देखा ऑक्सैलो एसिटेट, एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेस, फिर से डीहाइड्रोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन आयंस कहां जाएंगे? NAD कहेगा डोंट वरी मैं हाइड्रोजन आयंस को पकड़ लेता हूं, तो NADH यहां भी बन गया। क्लियर है जी? मैलेट टू ऑक्सैलो एसिटेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस वही कहानी, ऑक्सैलो एसिटेट से फिर से सिट्रेट, तभी तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहा था, और यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ वो जुड़ा है। एक बार सारे नाम फिर से देख लें सारे नाम। कहां से कहानी शुरू करी थी? पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है? पायरुविक एसिड ने कहा मैं माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता हूं। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ने कहा आ जाओ तुम माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा कि पायरुविक एसिड कैसे परिवर्तित हुआ था। वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाली बात याद है ना, जहां पे हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल और इसको लिंक कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को। उसके बाद हमने ये सारे स्टेप्स देखे वन बाय वन। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट, राइट? वापस से वही चीज दोबारा आ गई। क्लियर?
फिर से ये कंप्लीट साइकिल आपके सामने, जितनी बार इसे रिवाइज करेंगे, लिख लिख के रिवाइज करेंगे, हर हाल में याद होगा, हर स्टेप याद होगा, कहां NaDH बना, कहां FADH2 बना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर टीचर्स, इन योर मेंटर्स who are round the clock working for you people, ताकि आपके सपने साकार हो सके। ठीक है मेरे राजा बेटा, मैंने कहा था कि एक तरीका भी सिखाएंगे आपको याद रखने का क्रेब साइकिल के, ये जो अलग अलग नाम है उनका सीक्वेंस। देखो एक सेंटेंस याद रखो, आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मैलिस मॉबस्टर्स, गुंडागर्दी से या डकैतों से कैसे हमारे सिटी को सेफ रखा गया, एक सेंटेंस बना दिया हमने। अब जहां पे हमने ये अलग कलर दे दिया है ना अल्फाबेट्स को, इससे एक एक नाम है उस पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल का। आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर, राइट, सेफ सिक्योर कर दो, क्योंकि एंड के ए से हमने दिखाया, ए को हमने कहीं बोल्ड नहीं करा तो ए से कुछ नहीं बन रहा। आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मैलिस मॉबस्टर्स, कैसे है जी, देखो जब आपने कहा आवर, हमारा, ओ से ऑक्सैलो एसिटेट, आवर सिटी सी सिट्रेट, इज का आई ले लिया, आइसोसिट्रेट, सीक्वेंस में बनता जा रहा है ना, आवर सिटी इज, फिर क्या था, केप्ट, केप्ट का के लिया तो कीटो, अल्फा कीटो ग्लूटरेट हमने बोल दिया, ठीक है जी, सेफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सिक्योर सक्सिनेट, एंड को हमने बाहर निकाल दिया जी, एंड सिर्फ वर्ड लगाया था सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए, है ना, सिक्योर फ्रॉम, एफ से फ्यूमरेट, एम मैलेट, सिर्फ मॉबस्टर्स भी लिख देंगे तो भी चलेगा, आवर सिटी इज केप्ट सेफ सिक्योर फ्रॉम मॉबस्टर्स, ऐसे कर लेना चाहे बेशक, सो एम से मैलेट, सीक्वेंस याद हो गया ना, याद रहेगी ये चीज, राइट, वेरी गुड जी। नाउ क्या सिग्निफिकेंस है क्रेब साइकिल का, एक बार ये भी जान लेते हैं जी। क्रेब साइकिल जो है एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक मतलब यहां पे आपको एनाबॉलिज्म भी नजर आ रहा है, कैटाबॉलिज्म भी नजर आ रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन थिंग्स, सिंथेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ वेरियस रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन अ सेल, उसको मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। एनाबॉलिज्म मींस बिल्डिंग अप रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन रिएक्शंस। एम्फीबॉलिक मतलब यहां पे ये दोनों चीजें हो रही हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए is modified in the mitochondria to produce energy precursors. एसिटाइल कोएंजाइम में मॉडिफाई हो रहा है, एनर्जी प्रिकर्सर्स बन रहे हैं, NADH बना, FADH2 बना, फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि अगला स्टेप है। तीन स्टेप थे ना हमारे ओवरऑल रेस्पिरेशन के, पहला था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, दूसरा हमने जाना क्रेब साइकिल, अब तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्रेब साइकिल के जरिए जो है निर्माण हुआ है उन एनर्जी प्रिकर्सर्स का जिन्होंने आगे जाके एनर्जी बनवानी है। मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन आर, क्रेब साइकिल के समय जो मॉलिक्यूल्स बने, they are building blocks of large number of important processes। बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड्स, बिल्डिंग प्रोटीन्स, कई जगह पे ये सब इस्तेमाल होगा। सो क्रेब साइकिल एक बेसिक साइकिल है सेलुलर रेस्पिरेशन का जो सेल के अंदर हो रहा है, और बहुत सारी प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड भी होती हैं। यहाँ पे हम आगे जाके यूरिया साइकिल भी पढ़ेंगे, उसमें भी हम जानेंगे कि कैसे सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ रिलेशन हो जाता है लिवर सेल्स में यूरिया साइकिल का, ठीक है जी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द क्रेब साइकिल, चलो एक क्वेश्चन रैंडमली मैंने आपसे पूछा, ऑल द बेस्ट भी बोल दूं मैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द क्रेब साइकिल, क्या ग्लूकोज एंटर कर सकता है, नो, पायरुवेट, नो, क्या एंटर करता है जी, एसिटाइल कोएंजाइम ए, लिंकिंग स्टेप था ये किसका, ग्लाइकोलिसिस का, एनक्रेब साइकिल का, जब पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिला, राइट जी। चलिए, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। कुछ चीजें मुश्किल भी लगी होंगी, आई अंडरस्टैंड, आई थॉरली एग्री विद यू, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको डिफिकल्ट लगी होंगी क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, राइट। आपका एफर्ट, हमारी गाइडेंस, आपके मेंटर्स का कांस्टेंट सपोर्ट, डेफिनेटली एक एक चीज याद होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो भी नोट्स आप बना पाए आज साथ के साथ, उन्हें रिवाइज जरूर कीजिएगा, आज रात को ही कर लीजिएगा।
पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स कर लेना चाहिए, तब वो चीजें दिमाग में रिटेन्ड ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं। और दूसरा रिवीजन 3 दिन के भीतर कर लेना, 72 घंटे के भीतर, बस वो और स्ट्रांग हो जाएंगी। जब आप चीजें रिवाइज करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में नए नए सिनेप्सेस बनते हैं। जितना आप उस चीज को रिवाइज करते रहते हैं, वो सिनेप्सेस लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं। मेमोरी का बेसिक आधार है ये हम जानेंगे आगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। राइट जी, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। कभी अपने आप को कम नहीं समझना है किसी चीज में, मेहनत जरूर करनी है, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो हम आपको बताते रहते हैं साथ साथ। चलिए जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।